अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू मस्ट बी फाइन। ये जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो को बनाने के जो है वो मेन पर्पस जो है वो तो सिलेबस को डिस्कस करना है न्यू स्कीम का मार्च 26 के लिए, कैफ के बच्चों के लिए। उसके अलावा जो इस वीडियो में चीज़ें हैं वो सारी आपको सीए के एग्ज़ाम्स में और सीए के सिलेबस को कैसे देखना होता है, कैसे हर अटेम्प्ट में जो है वो सिलेबस चेंज के जो है वो इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को, उस चीज़ को कैसे जो है आपने देखना होता है कि सिलेबस में वाकई चेंज आया है कि नहीं। अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में लेक्चर्स लिए थे, आपको नए लेक्चर्स लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करूँगा। मैं एक कैफ का स्टूडेंट ही हूँ और मेरा अभी ऑडिट का एग्ज़ाम जो रहता है, अभी मैंने MF और R2 जो वो दे दिया था इस अटेम्प्ट में, बट मैं ऑडिट का एग्ज़ाम नहीं दे सका। तो मैं सिलेबस को एनालाइज कर रहा था, तो मैंने सोचा जो वो आपको भी जो है वो शेयर कर दूँ कि किस तरह से आप जो वो सिलेबस को एनालाइज कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैं इसमें जो है वो सिलेबस को एनालाइज करूँगा मार्च 25 और मार्च 26 के सिलेबस को, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पेपर्स अपने जो है वो यूट्यूब से लेक्चर्स लेके ही पास किए हैं, या कुछ बच्चों से उनसे लेक्चर्स लेके किसी भी तरीके से बस मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। अब मार्च 25 और मार्च 26 को सिलेबस एनालाइज करने की रीज़न भी ये थी कि मुझे जो यूट्यूब पे मोस्ट लेटेस्ट लेक्चर्स मिले वो मार्च 25 के ही मिले। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि रिपीट कर रहा है कोई सब्जेक्ट, उसको कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना है, या उसने जो वो पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा है वो दोबारा से चाह रहा है कि मैं सारे लेक्चर्स लूँ, तो वो मार्च 25 के लेक्चर्स तो कम से कम ले सकता है। सिलेबस को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले जो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना है अपने पेपर्स की तैयारी के लिए, वो तो है यही कि आप जब वो आप कॉलेज में एडमिशन करवाओ, नए लेक्चर्स लो, आप जो है वो कम्प्लीटली कॉलेज के साथ जो है वो टेस्ट सेशन वगैरह दो, सब कुछ जो है वो आपको लेटेस्ट अपडेटेड मिलेगा कॉलेज से। तो कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि आपको डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करता। हर कॉलेज जब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, हर स्टूडेंट को करता है। किसी से कॉलेज वालों की कोई दुश्मनी नहीं है कि नहीं इस बच्चे को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे डिस्काउंट। तो कॉलेज सबको ही डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, सब स्टूडेंट्स को ही। तो आप जो सबसे पहले तो कॉलेज वालों से जो है वो अप्रोच करो, कॉलेज वालों को, कि कॉलेज आपको जो है वो अच्छा डिस्काउंट दे दे आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डिस्काउंट मिलने के बाद भी फीस ज़्यादा है जो कि आप पे नहीं कर सकते, तो आप कुछ ना कुछ रेफरेंस वाले लोग जो कि कॉलेजेस के साथ लिंक्ड होते हैं, आप उनके थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे जो है वो आप कॉलेज से कुछ और प्राइस कम करवा के जो लेक्चर्स ले दें लेटेस्ट वाले। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं अभी भी अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, उससे जो है वो आप स्टडी करो, अदरवाइज जो है वो आप यूट्यूब से लेक्चर्स ले लो, या कुछ लड़के जो कि लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं आप उनसे लेक्चर्स लेके तैयारी कर लो। अब लोग कौन लड़के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं मैं सबको तो नहीं जानता, बट कुछ बच्चे जिनसे मैं जो है वो लेता रहा हूँ लेक्चर्स, तो मैं उनके कॉन्टेक्ट आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड पे। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़रूरी बात जो है वो सबसे शेयर करना चाहूँगा कि ये बात जो है मुझे पैक के प्रिंसिपल जो गार्डन टाउन के हैं सर सलाहुद्दीन, उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी। लाइक पूरी क्लास में ही उन्होंने एक बात कही थी कि आप जब भी सीए का एग्ज़ाम देने जाते हो तो अक्सर जो वो क्या होता है कि 20 नंबर का, 25 नंबर का, 15 नंबर का पेपर ऐसा आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड आ जाता है कि आपको बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं होता, या आप वो वाला टॉपिक छोड़ गए होते हो, आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते अच्छे कर सके होगे अच्छे से, या कोई भी रीज़न होगी जिसकी वजह से आपको 20 मार्क्स का लेट्स सपोज पेपर नहीं आता। तो अब पेपर को अटेम्प्ट करने के पहले आपके पास दो ही ऑप्शन हैं। या तो आप ये सोचो कि यार अब तो मुझे 20 नंबर का पेपर नहीं आता, तो अब मेरी जो पास होने की कैपेसिटी है या जो पास होने की मेरे चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर तो मुझे आता ही नहीं है। अदरवाइज दूसरी चीज़ ये भी आप सोच सकते हो कि यार देखो अब आपको जो पहले 3.25 घंटे में या 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना था, तो आपकी एफिशिएंसी लेवल लेट्स सपोज 50 होगी। क्या 50% जो है वो 60% पेपर हर क्वेश्चन को अच्छे से ठीक से जो है सोल्व कर सकोगे। बट अब आपको 3 घंटे में या 3.25 घंटे में 100 नंबर का नहीं 80 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है।
सो अब आपकी जो एफिशिएंसी है ना हर क्वेश्चन को करने की, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, सोचने का आपका जो एलिमेंट है वो भी ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा सोचने का, चीज़ों को सोल्व करने का। आप इजीली जो है वो विदाउट एनी प्रेशर हर क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, तो आपकी एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली 50 to 60 से 70 to 80% पे चला जाएगा। तो आपके पास इक्वल चांस है पेपर को पास करने का, या तो आपको 100 मार्क्स का पेपर आता हो तब भी, आपको 80 मार्क्स का पेपर आता हो तब भी। एंड इस चीज़ में मुझे जो है वो अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। मेरी कुछ तैयारी करने के तरीके ऐसे थे कि लाइक मैं कभी भी 100% सिलेबस तैयार कर नहीं पाता था। सो मैंने एक दो टॉपिक्स तो ऑप्शनल वैसे खुद ही छोड़े होते थे इस चीज़ पे कि लाइक 100 मार्क्स का पेपर सीए के एग्जाम में करना, सारा का सारा पेपर करके आना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी मतलब इतना आसान हुआ होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो मेरा ये माइंडसेट तो कभी रहा ही नहीं कि मैंने 100 मार्क्स का पेपर जो है वो करके आना है अटेम्प्ट। सो मैं इतना मार्जिन अपना पहले से ही निकाल के जाता हूँ पेपर में कि कोई 15-20 नंबर का पेपर मुझे नहीं भी आता होगा ना तो मैं इजीली अपना पेपर पास कर लूंगा। सो उसकी वजह से मैं फिर अपनी तैयारी भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। मैंने जो 70-80% तैयारी की होती है वो मैं ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ। तो मुझे याद है कि लाइक मैंने अभी कुछ पेपर ऐसे भी दिए थे जिसमें 63-62 मार्क्स का पेपर किया, 3 to 4 एमसीक्यूज में मार्क्स कट हो गए, बट स्टिल मेरा पेपर पास हो गया। और सीएमए का मुझे याद है कि सीएमए का जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे डिसीजन मेकिंग सीवीपी बिल्कुल नहीं आता था, मैंने लेक्चर तक नहीं लिए थे उनके। सो उसमें भी ये है कि मैंने जब पेपर में गया तो 30 मार्क्स का तो पेपर इनमें से आया था, उस 30 मार्क्स का पेपर में से मुझे एक लफ्ज भी नहीं आता था। सो स्टिल मैंने जो है वो वाला पेपर पास कर लिया। और जब मैंने सोल्यूशन देखा घर आके तो मेरे 6 में से 5 क्वेश्चन 100% ठीक थे और एक क्वेश्चन 90%, और यही 6 सवाल थे जो मैं करके आया था। सो ऑलमोस्ट 65 मार्क्स का पेपर किया था मैंने, और उसमें से भी तकरीबन 58-59 मार्क्स तो मेरे इजीली बन रहे थे। तो लाइक कहने की ये सारी बातें समझाने का, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि कभी भी जो है वो पेपर में अगर आपकी तैयारी 100% नहीं आई, आप 100% पेपर करके नहीं आते हैं, आपको 100% पेपर नहीं आता, तो आपने जो है वो इस चीज़ से जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना कि अब मुझे पेपर कम आता है। आपने बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे से जो है वो मोटिवेट होना है और अपने आप को जो है वो ज़्यादा रिलैक्स करना है और अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट करना है इस चीज़ के वाले से कि अब मैंने 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर करना है, जो वो 85-75 जितने का भी आपको आता है, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करोगे। सो इस सारी चीज़ को बताने का पर्पस यही था कि लाइक आपको जब मैं सिलेबस दिखाऊंगा कि कैसे एनालाइज करना है, तो उसमें 85-90-95% तक सिलेबस सारा सेम होगा, बट 5% और मैक्सिमम 10% तक सिलेबस चेंज होगा या कुछ नया एडिशन होगा, तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए आपके पास जो वो क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि उसके लिए उसको तैयारी उसकी कैसे करें, बजाय इसके कि आप कहोगे यार ये 5% 10% सिलेबस चेंज है, मुझे तो जो वो नए लेक्चर्स ही लेने पड़ेंगे। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते नए लेक्चर्स, तो आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन आपको निकाल के देना कि आप जो है कैसे अपने जो है वो लेक्चर्स लेके अपनी तैयारी करके पेपर पास कर सकते हो मार्च 26 के। और उसके अलावा हाँ जो नंबर था वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि कहाँ से आप जो है वो लेक्चर्स ले सकते हो पुराने वाले, अगर आपको यूट्यूब से लेक्चर्स नहीं मिलते तो अगेन मैं वही आपको बात कहूँगा कि ये लीस्ट ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले आप कॉलेज वालों को अप्रोच करके नए लेक्चर्स जो है उनसे रिक्वेस्ट करो, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए। अदरवाइज देन उसके बाद किसी स्टूडेंट, किसी दोस्त, किसी भी रेफरेंस से आप जो है वो कॉलेज को अप्रोच कर सकते हो कि आपको जो है वो डिस्काउंट पे लेक्चर्स मिल जाए। फिर देन यूट्यूब के ऊपर आप जो है वो सर्च करो, आपको यूट्यूब से जो है वो लेक्चर्स मिल जाए, वो भी वेल एंड गुड है, वेरी बेस्ट है। अगर यहाँ सारी चीज़ों से के बाद अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो या आप जो है वो मार्च 25 अटेम्प्ट के लेक्चर जो है वो लेके वहाँ से तैयारी कर सकते हो। अच्छा, थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले स्पेसिफिक एक चीज़ तो ये मैं कहूँगा कि देखो उसके लिए हमेशा 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 बुक आप नहीं यूज़ किया करो। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट जो वो थ्योरी का देने लगो, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई चीज़ थ्योरी के सब्जेक्ट में ऐड हुई है, कोई चीज़ डिलीट हुई है, तो आपको नई बुक के अंदर जो है वो अपडेटेड बुक के अंदर सारा कुछ वही मिल रहा होता है जो कि ऐड या डिलीट हो चुका है, उसके बाद ही आपको बुक मिलती है। अब आप अगर लेक्चर्स पुराने ले भी रहे हो, लेट्स सपोज बी लॉ का, जैसे अभी मैं सिलेबस रिव्यू कर रहा था तो उसमें ये कि बी लॉ में से कुछ चीज़ें निकल गई हैं या सी लॉ में से कुछ चीज़ें निकल गई हैं, ये माइट भी पता ना लगे कि कैसे जो कौन कौन से लेक्चर्स मैंने नहीं लेने, अब कौन कौन सी चीज़ें निकल गई हैं। तो आप क्या करते हो कि आप लेक्चर्स अगर ले भी लेते हो ना उस टॉपिक के, तो आप जब बुक में से उस टॉपिक को पढ़ने लगोगे तो आपको बुक में उतना ही मटीरियल मिलेगा जितना कि अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा
आपको कुछ है उसमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम जो इसमें बच जाएगा। सो आप हमेशा 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 नई बुक्स जरूर यूज करना। नई बुक आपको जो है वो कंप्लीट एक मतलब पूरा पूरा पैकेज समझ लो दे देती है इस चीज के हवाले से कि लाइक कुछ भी ऐसा उसमें फिर नहीं होगा जो आप पेपर में मिस करके जाओ। आप कुछ ना कुछ सेल्फ स्टडी पे या कुछ चीजें जो खुद से एनालाइज करके तो नई बुक से अपनी 100% तैयारी पे जा सकते हो। लाइक अगर 95% लेक्चर्स भी आपने ले लिए हैं, कई दफा ऐसा होता है कि लाइक आप 100% लेक्चर नहीं ले पाते, तो तब आप क्या करते हो, लाइक अपने कुछ एक दो लेक्चर छोड़ के एक दो टॉपिक्स के आप उसको कम से कम सेल्फ स्टडी पे तो जरूर तैयार करते हो ना। हर एक टॉपिक का ना एक टेस्टिंग लेवल होता है कि वो टॉपिक जो है वो कितना जो है वो डीपली टेस्ट होगा, या ये कह लेंगे कितना उसमें से बड़ा सवाल आ सकता है। तो हर टॉपिक का टेस्टिंग लेवल होता है। T1 का मतलब ये है कि उस टॉपिक में से जो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है वो 8 मार्क्स का आ सकता है, और वो सारे टॉपिक्स जिनका टेस्टिंग लेवल T1 है वो मैक्सिमम 35 मार्क्स तक के आ सकते हैं। लाइक इसके अलावा T2 का मतलब ये है कि बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उनका वो 20 मार्क्स तक के जो है वो होंगे। 20 मार्क्स ऑलमोस्ट जो है वो एक क्वेश्चन के होंगे। T3 का मतलब ये है कि वो 25 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि एनी न्यू टॉपिक इंक्लूडेड इन द सिलेबस विल बी टेस्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एट लेवल 1 irrespective of the टेस्टिंग लेवल मेंशन्ड इन द सिलेबस। कि जो भी टॉपिक पहली दफा किसी भी सिलेबस के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में ऐड होगा कोई भी टॉपिक, तो वो हमेशा टेस्टिंग लेवल 1 पे ही टेस्ट किया जाएगा। देन उसका बेशक टेस्टिंग लेवल 2 है या टेस्टिंग लेवल 3 है, वो आपको जब पहली दफा किसी सब्जेक्ट के अंदर जब वो टेस्ट होगा तो वो आपको लेवल 1 पे ही टेस्ट होगा। सो अब मैं जो वो सिलेबस जो वो कंपेयर करूंगा FAR 1 और FAR 2, CAF 1 और CAF 5 के जो हमारे पास पहले, उन दोनों का इकट्ठा ही जो वो अब मैं कंपेयर करूंगा सिलेबस, क्योंकि इन दोनों में टॉपिक्स आपस में जो वो शफल हुए हैं। तो अब हमारे पास जो नए सब्जेक्ट्स हैं, CAF 1 है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, और जो CAF 5 था FAR 2 वो अब हमारे पास है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के नाम से CAF 6। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये पहले भी था और ये हमारे पास अब भी है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी आ गई। ये भी हमारे पास अभी भी है। एक चीज जो यहाँ से रिमूव हो चुकी है वो है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स वाला टॉपिक, ये हमारे पास से रिमूव हो गया, तो PRC में चला गया है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला। ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने वाली ये कि इसका पहले टेस्टिंग लेवल था T2, अब इसका टेस्टिंग लेवल जो वो कम करके T1 पे आ गया हमारे पास। तो ये अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो 20 मार्क्स था वो इसमें से टेस्ट आउट नहीं होगा। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सेम अभी भी अवेलेबल है। फिर देन उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स बना दिया, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स आ गई। फिर बोरिंग कोर्स, ये बोरिंग कोर्स आ गया है। फिर है हमारे पास ये इम्प्लीमेंट लॉस वाला, इम्प्लीमेंट गुडविल इंक्रीमेंट वसूल आएगा। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स अभी भी हमारे पास सारे वैसे के वैसे ही FAR 1 में अवेलेबल हैं। तो ये जो दो टॉपिक्स हमारे पास ऐड हुए हैं, वेबसाइट कोर्स वाला बायोलॉजिकल एसेट्स, ये हमारे पास FAR 2 से हैं, उसको भी बाद में देखते हैं। सो FAR 1 में उसके अलावा क्या बचा हमारे पास, एक ये था फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये और ये भी कॉन्सेप्ट थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ये एज सच कोई टॉपिक नहीं है। इसका प्रोफिशिएंसी लेवल भी P1 ही है, T1 भी, जो टेस्टिंग लेवल भी T1 है। और ये दो टॉपिक जो और निकल गए हमारे पास FAR 1 में से, वो है एक तो ये रेशियोज वाला और एक हमारे पास अर्निंग पर शेयर IAS 33। ये दोनों टॉपिक भी हमारे पास यहाँ से निकल गए हैं। ये था FAR 1 जो पुराना हमारे पास, इसमें से ये चेंजेस हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एरर्स निकल गया और रेशियोज और IAS 33 निकल गया। हाँ, एडिशंस अब क्या है हमारे पास, इसमें एडिशंस है एक तो ये एडिशन में, एक तो हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टॉपिक जो है ये पहले FAR 1 में होता था एक टाइम पे, कुछ 2-3 साल पहले, लेकिन ये डिलीट हो गया था FAR 1 में से। अब ये टॉपिक दोबारा FAR 1 में जो है वो वापस आ गया है। एक तो ये एडिशन है हमारे पास FAR 1 में। देन सेकेंडली ये वेबसाइट कॉस्ट वाला जो टॉपिक है ये हमारे पास FAR 2 से है। ये मैं आपको दिखा ये देता हूँ।
FAR 2 में हमारे पास होता था, हाँ ये हमारे पास वेबसाइट कोस्ट वाला IS-38 और ये बायोलॉजिकल एस्टेट IS-41, ये दोनों टॉपिक हमारे पास FAR 2 से आते। से IS-1 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक ये FAR 1 में पहले होता था, लेकिन इसमें सिर्फ जो वो एक्सट्रैक्ट्स थे या कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थी, लेकिन अब ये कम्प्लीटली एज अ टॉपिक जो है वो हमारे पास FAR 1 ये जो आ गया। सो ये जो IS-1 का टॉपिक था फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी था FAR 2 में, तो अब ये IS-1 का टॉपिक कंप्लीट FAR 1 में आ चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं नए जो ऐड हुए हैं, चार, एक IS-1 फाइनल अकाउंट्स, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक IS-38 और एक IS-41। बाकी जो टॉपिक्स थे वो सेम एज इट इज वैसे के वैसे ही हैं। अब चलते हैं FAR 2 के सिलेबस पे। ये चीज़ें निकल गई हैं हमारे पास, और जो एडिशन है वो देखते हैं आपके क्या एडिशन है FAR 2 के सिलेबस में। सो ये हमारे पास FAR 2 में जो चीज़ें पहले थी वैसे वैसे जो है ये तो ये आ गया। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, देन न्यू रिपोर्टिंग पीरियड वाला, ओके रिकॉग्निशन, रजिस्टिंग नॉन रजिस्टिंग इवेंट्स वाला आ गया हमारे पास, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट आ गया। तो ये आ गया हमारे पास प्रोविजन और कंटिजेंट्स, बिलियन लायबिलिटीज, वो भी वैसे तो वैसे ही है। तो ये रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू किधर गया, ये रेवेन्यू का टॉपिक वैसे ही है। देन ये बिजनेस कॉम्बिनेशंस भी वैसे का वैसे ही, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, तो ये सारे टॉपिक FAR 2 में पहले से थे, वो अभी भी FAR 2 में वैसे तो वैसे ही अवेलेबल हैं। सो ये एक हमारे पास था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक, तो ये भी हमारे पास ऐसे वैसे ही FAR 2 में अवेलेबल है। और ये हमारे पास है लीजेस, ये लीजेस भी ऐसे अवेलेबल है। तो FAR 2 में अभी तक जो है वो जो टॉपिक थे पहले वो सारे अवेलेबल इस तरह से सेम टू सेम है। और उसके बाद में पास आता है जी एथिक्स वाला। अच्छा, एथिक्स का उन्होंने क्या किया कि ये जो पहले था ना एथिक्स, ये तीनों पॉइंट्स है ना इनको कंबाइन करके सारा एक ही पॉइंट बना दिया। तीनों पॉइंट्स को उसने जो है इकट्ठा करके तो हमारे पास ये एक ही पॉइंट बना दिया। तो आप आगे इसलिए और क्या चेंजेस है FAR 2 में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स ये सेम टू सेम वैसे ही क्या वैसे ही पड़ा हुआ है। और देन पे कंसोलिडेशन वाला भी पॉइंट ऐसे ही कंसोलिडेशन वाला भी पड़ा हुआ है। फिर ये दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि हमारे पास ये जो अंडरस्टैंड द लोकल रिक्वायरमेंट्स ऊपर रिपेयर नहीं होगी, तो हमारे पास थ्योरी का कुछ पार्ट होगा लोकल का, इसका भी P1 प्रोफिशिएंसी लेवल भी P1 है, टेस्टिंग लेवल भी T1। ये तो आपको बुक में से कुछ ना कुछ माइट भी रीड करने के लिए मिल जाए। तो FAR 2 के सिलेबस में दो टॉपिक्स जो FAR 1 से ऐड हुए हैं उनको देख लेते हैं। ये एक तो ये रेशियोज वाला और एक ये अर्निंग पर शेयर एज इट इज कॉपी पेस्ट जो है वो ऐड हो गया है FAR 1 में से, दोनों रेशियोज और IS-33। उसके अलावा इसमें जो चेंजेस हैं FAR 2 में वो एक ये टॉपिक है नया, सस्टेनेबिलिटी का कुछ वो पार्ट थोड़ा सा ऐड हो गया इसमें, P1 और T1 नहीं है इसका। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल पे टेस्टिंग तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें इसके हवाले से ये अंडरस्टैंडिंग ही है, अंडरस्टैंड फंडामेंटल ऑफ ESG एंड सस्टेनेबिलिटी बाय भी थ्योरी से रिलेटेड तो कुछ चीज़ें हो। तो FAR 2 में जो मेनली चेंजेस है ना, वो FAR 2 में मेनली चेंजेस यही है कि एक तो ये IS-38 और IS-41 निकल गया। देन उसके बाद जो है वो जो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स वो भी निकल के FAR 1 में चला गया। और बाकी जो है वो हमारे पास ऐड हो गया FAR 1 से रेशियोज और IS-33। बाकी सारा सिलेबस जो है वो सेम और सस्टेनेबिलिटी को थोड़ा सा पार्ट जो है वो ऐड हो गया हमारे पास। तो ये थी चेंजेस FAR 1 और FAR 2 की।